नहीं, डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर में तुम लोग पढ़ के आए हो। उस डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन और ये जानते हैं कि न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या न्यूक्लियोसोम के तौर पे डीएनए जो है वो किस तरीके से बाइंड रहता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसके टॉपिक के नाम के आगे मैंने दूसरा नाम लिखा है डीएनए पैकेजिंग, यानी कि डीएनए अपने आप को क्या करेगा, पैकेज करेगा। पैकेजिंग का मतलब सभी अच्छे से जानते होंगे कि जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपना पूरा पैकेज साथ में लेके जाते हैं, तो उसी तरीके से पूरी तरह से डीएनए जो है वो भी अपने आप को पैकेज रखता है। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग है इसके वीडियो की या इस लेक्चर की, वो हमने हेडिंग दी है व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है, सोचो इस न्यूक्लियोसोम क्या है, क्या कुछ जानते हो न्यूक्लियोसोम के बारे में? डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दिया है कि न्यूक्लियोसोम किससे कहते हैं हम, डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंडिंग। तो क्या हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, किसे कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स? इस टॉपिक को क्लियरली पढ़ना है और पूरे डाउट्स क्लियर रखने हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी और मैंने एग्जाम के हिसाब से भी। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो सभी के सभी कि इसे न्यूक्लियोसोम मॉडल को जो प्रपोज किया था वो आर.डी. कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में इसे प्रपोज किया था, और जिसे कंफर्म किया था किसने, आउटडेट ने, इन 1975। यह बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है डीएनए पैकेजिंग का। आप लोग इसको देख के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, इनकी डिटेल और अच्छे से अभी हम आगे इसमें बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं केवल रीड करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये तुम लोग नोट भी कर सकते हो। ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोसोम मॉडल, आउटडेट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, या फिर बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉडल। बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जैसे मनके में मोती पिरोए हुए हैं। हम जानते हैं कि जो मनका होता है उस मनके के अंदर जो मोती होते हैं वो बिल्कुल पास पास हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उस मनके को हम थोड़ा सा हिला के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मनके के बीच में एक छोटा सा तार होता है, बारीक सा। तो उसी तरीके से डीएनए भी आपस में पैकेज होते हुए हमें दिखाई देंगे। जैसे जैसे आगे जानेंगे और जब इसको कंप्लीट करेंगे हम, तो न्यूक्लियोसोम के बारे में जितने भी डाउट्स है तुम लोगों के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं न्यूक्लियोसोम के बारे में। तो जैसे अभी हमने इस पेज पे हम देख पा रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कॉर्नबर्ग और थॉमस ने 1974 में इसे प्रपोज किया और इसे कंफर्म किया आउटडेट ने 1975 में। सबसे बेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है डीएनए पैकेजिंग का। तीसरा पॉइंट हमने कहा कि न्यूक्लियोसोम मॉडल को हम बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉडल के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ इनकी बाइंडिंग को हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, यानी कि डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब बाइंड हो जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। अब न्यूक्लियोसोम की हम अब डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि इस पॉइंट में देख पा रहे हो कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जरूरत यह आती है कि डीएनए को पैकेजिंग करने की जरूरत क्या पड़ी, कि डीएनए ने अपने आप को पैकेज क्यों किया। खुले तौर पर भी तो डीएनए मौजूद रह सकता था हमारी सेल के अंदर। तो उसके लिए जब हम जानेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग सा लगेगा सब लोगों को कि क्यों डीएनए को ये जरूरत पड़ी कि वो अपने आप को पैकेज कर सके। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मेंशन हो रखी है कि एक ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जीनोम में 30,000 से लेकर 35,000 जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इन 30 से 35,000 जो जीन्स हैं, इन जीन्स के अंदर अगर हम बात करें बेस पेयर्स की, तो जो बेस पेयर्स होते हैं वो 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। 3 बिलियन बेस पेयर की अगर न्यूक्लियोटाइड में हम कन्वर्ट करें तो 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या होगा, 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड को अगर हम देखें तो बिलियन का मतलब होता है लगभग 100 करोड़, और 6 बिलियन को 6 इंटू 10 की पावर 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं।
और इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स या इतनी बड़ी चेन को हमारी एक सेल के अंदर रखने के लिए डीएनए को अपने आप को पैकेज करना जरूरी होता है। क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि सेल जो होती है वो क्या होती है, शरीर कोशिका की जो बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या किसे कहेंगे हम, सेल को। तो सेल सबसे छोटी इकाई है बॉडी की, है हमारे शरीर की, और उससे भी उसमें भी हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं डीएनए। तो इसका मतलब कि सेल के भी एक कोशिकांग जो कि हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं उसमें उसमें पाए जाते हैं डीएनए। तो जब डीएनए वहां पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब सबसे छोटी है, शरीर की सबसे छोटी संरचना है कोशिका, और कोशिका के अंदर भी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। और वहां पे हम बता रहे हैं कि उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि 30,000 से 35,000 जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं और 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो जब इतनी सारी, इतना बड़ा जो डीएनए होता है, और अगर मैं और क्लियर कहूं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एक सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए देखने को मिलता है, अगर वो अपनी लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाए तो। अपने आप को पैकेज ना रखें तो 2 मीटर लंबा होता है, और 2 मीटर का मीनिंग हुआ 6 फीट। लगभग 6 फीट लंबा डीएनए जो हमारी एक ही सेल के अंदर मौजूद होता है। और हमारे अंदर मौजूद ट्रिलियंस सेल्स मौजूद हैं। उन ट्रिलियन सेल्स में अगर 2 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि धरती से लेके सूर्य के 2 राउंड ट्रिप करके हम आ सकते हैं। तो इस बात को समझाने का मेरा सिर्फ इतना पर्पज है कि हमें यह समझ में आए कि न्यूक्लियोसोम की जरूरत क्या पड़ी, या डीएनए को अपने आप को पैकेज करने की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए पड़ी क्योंकि डीएनए जो है वो लीनियर फॉर्म में हमारे अंदर पाया जाता है, और अगर लीनियर फॉर्म में वो रहा तो हम एक सेल के अंदर उसका मौजूद रह पाना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए डीएनए अपने आप को एक कोएड फॉर्म में बाइंड करके रखता है, और अपने आप को फोल्ड करके एक अच्छे तरीके से फोल्डेड रूप में पैकेज करके रखता है, और एक कोशिका के अंदर वो पाया जाता है। और इसी पैकेजिंग को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। इसी पैकेजिंग के लिए जो मॉडल दिया गया है, जो आउटलेट ने मॉडल दिया, उस मॉडल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा जो डीएनए होता है वो हमारे अंदर किस रूप में अरेंज होता है, क्रोमोसोम्स के रूप में। और क्रोमोसोम्स की संख्या सभी को पता है कितनी होती है, 46। 46 में अगर हम बात करें तो उसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि 22 सेट्स प्लस XX फॉर फीमेल एंड 22 प्लस XY फॉर मेल। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 22 जो है वो मेल हो या फीमेल हो, सब में समान है। ऐसे जीन्स, ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 22 सेट्स हैं, वो हमारी एनिमल्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर मींस हमारे हाथ, नाक, कान, इस तरीके की जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का फॉर्मेशन करते हैं ये 22 सेट्स, ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्हें हम किस तौर पे जानेंगे, इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। अब अगर बात करें हम XX और XY की, तो XX और XY क्या है, यहाँ पे XX और XY है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्धारण करते हैं। क्योंकि जिसमें XX पाए जाते हैं हम क्लियरली ये बता सकते हैं कि वो फीमेल है, और जिनमें XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो मेल है। तो XX और XY जो क्रोमोसोम्स के सेट हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करेंगे, और ये है डिटरमाइन करेंगे कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। इसलिए इन क्रोमोसोम्स को हम आलोसोम्स के नाम से जानते हैं। अब बात करें हम डीएनए की पैकेजिंग की, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि पैकेजिंग की जरूरत क्यों है, वो मैंने बताया था। यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि डीएनए इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। डीएनए जो होता है वो 2 मीटर लंबा होता है, और अपने आप को यह न्यूक्लियस में पैकेज रखता है फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यानी कि कुछ मीटर, 2 मीटर लंबा होने के बावजूद भी अपने आप को माइक्रोमीटर में ही समेट लेता है। माइक्रोमीटर हम जानते हैं कि 10⁻⁶ होती है, तो इसका मतलब 2 मीटर लंबा डीएनए अपने आप को केवल और केवल 10⁻⁻6 वाली कंडीशन डायमीटर के अंदर अपने आप को ढाल लेता है। तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, पैकेजिंग। लेकिन वो ढालेगा कैसे, डालता है अपने आप को कोइड करके या पैकेज करके। यहाँ पे हम पैकेजिंग को अगर हम देखें तो पैकेजिंग के बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो शुरुआती मॉडल है, यानी कि डीएनए लीनियर फॉर्म से अपने आप को जिस मॉडल में ढाल लेगा वो रूप कहलाता है न्यूक्लियोसोम। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग क्या होगा, न्यूक्लियोसोम।
न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग के बाद में ये न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलकर जैसा कि हमने बताया कि जो स्टार्टिंग वाली पैकेजिंग है वो कहला रही है न्यूक्लियोसोम, यानी कि डीएनए अपने आप को पहले जो पैकेज करेगा वो किस रूप में करेगा, न्यूक्लियोसोम के रूप में। उसके बाद न्यूक्लियोसोम आपस में अपने आप को किस रूप में अरेंज करेंगे, सोलेनोइड के रूप में, और सोलेनोइड मिलकर आपस में किस रूप में अरेंज करेंगे, स्कैफोल्ड में, और स्कैफोल्ड मिलकर बनाते हैं क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड मिलकर बनाएंगे क्रोमोसोम। यानी कि जो क्रोमोसोम हम इजीली हम स्टडी कर लेते हैं, क्रोमोसोम की संरचना वो इतनी आसान नहीं होती। उसमें पहले डीएनए होता है जो 2 मीटर लंबा, एक सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है, वो अपने आप को न्यूक्लियोसोम के रूप में अरेंज करेगा, फिर न्यूक्लियोसोम मिलकर सोलेनोइड रूप में अरेंज होंगे, और सोलेनोइड मिलकर स्कैफोल्ड के रूप में अरेंज होंगे, स्कैफोल्ड मिलकर क्रोमेटिड रूप में अरेंज होंगे, और क्रोमेटिड मिलकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यह काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हम बहुत अच्छे से इनको हम देखेंगे। अभी हम एक अच्छे से वॉटसन के वीडियोस के जरिए भी हम इसे देखेंगे। अगर आज भी देख पाए हमारी मीटिंग एंड, अगर टाइम पूरा हो गया तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जरूर देखेंगे। अगर हम बात करें इसके, अब आगे की हम बात करें तो यहाँ पे हम मेंशन कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है उसे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे ऊपर ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो हमारी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसके बाद ये डीएनए अपने आप को, जो कि 2 मीटर लंबा हम बता रहे हैं, ये एक ही सेल के अंदर वो अपने आप को अरेंज करेगा, और अरेंज करके किस रूप में अरेंज कर रहा है, अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करके बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग, यानी कि मोती मनके में पिरोए हुए इस तरीके की स्ट्रक्चर्स में अपने आप को अरेंज कर लेगा। और अरेंज करने के बाद में इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पैकेजिंग। जो पहला ऑर्डर होगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियोसोम मिलकर, यहाँ देखिए खूब सारे न्यूक्लियोसोम्स ने मिलकर एक 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया। जो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर या क्रोमेटिन फाइबर जिसको हम बोलते हैं, उन क्रोमेटिन फाइबर के रूप में अपने आप को अरेंज कर लिया। इस तरीके के मॉडल को बोलते हैं सोलेनोइड मॉडल, या फोल्डेड फाइबर मॉडल, या 30 नैनोमीटर फाइबर मॉडल। तो तीनों ही एक ही नाम है, सोलेनोइड मॉडल, 30 नैनोमीटर फाइबर मॉडल, या फिर फोल्डेड फाइबर मॉडल, ये तीनों एक ही नाम है। 30 नैनोमीटर क्यों बोला, क्योंकि जो इसकी विड्थ नापी गई तो यहाँ पे जो विड्थ निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 30 नैनोमीटर या फिर 300 एंगस्ट्रॉम, 300 एंगस्ट्रॉम या फिर 30 नैनोमीटर। इसलिए इसको हम 30 नैनोमीटर फाइबर मॉडल के नाम से भी जानते हैं और फोल्डेड फाइबर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे हम देखेंगे इस डायग्राम में तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि सेकंड पैकेजिंग होने के बाद सोलेनोइड अपने आप को पैकेज करता है स्कैफोल्ड के रूप में, यानी कि जितने भी ये सोलेनोइड्स हैं ये सारे सोलेनोइड्स इस रूप में अरेंज हो जाते हैं स्कैफोल्ड के रूप में। स्कैफोल्ड की अगर हिंदी की मैं बात करूं तो स्कैफोल्ड को बोलते हैं रंगमंच। जो रामलीला वगैरह में जो पीछे रंगमंच सजाया जाता है उसमें कुछ इसी तरीके की लाइटिंग की जाती है, और वहीं से ये वर्ड आया हुआ है स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड यानी कि स्कैफोल्ड जैसी ये संरचना हमें यहाँ दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो सोलेनोइड है ये पहले न्यूक्लियोसोम ने, डीएनए ने अपने आप को न्यूक्लियोसोम के रूप में, फिर न्यूक्लियोसोम ने सोलेनोइड के रूप में, और सोलेनोइड ने अपने आप को स्कैफोल्ड के रूप में अरेंज कर लिया। और स्कैफोल्ड में जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये 300 नैनोमीटर या फिर 3000 एंगस्ट्रॉम जो है, 3000 एंगस्ट्रॉम या फिर 300 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर देखने को, विड्थ हमें देखने को मिल रही है। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि अपने आप को डीएनए जो है वो अपने आप को बढ़ाता जा रहा है और अपने आप को पैकेज करता जा रहा है और छोटे रूप में अरेंज करता जा रहा है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि स्कैफोल्ड के आगे ये सारे जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये स्कैफोल्ड के रूप में अरेंज होते हुए अपने आप को 7000 एंगस्ट्रॉम की विड्थ के रूप में, क्रोमेटिड के रूप में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अगर नैनोमीटर की बात करें तो 700 नैनोमीटर की 700 नैनोमीटर के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये जो 700 नैनोमीटर है ये आगे चल के हम देख पा रहे हैं लास्ट स्टेज के अंदर या फोर्थ पैकेजिंग के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को किस क्रोमेटिन मिलकर क्या बना दिया, इन्होंने 2 क्रोमेटिन मिली और 2 क्रोमेटिन ने मिलकर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर दिया। अगर हम क्रोमेटिड वाले स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पे हमें दिखाई दे रहा है 1.4 माइक्रोमीटर, यानी कि 10 की पावर -6, 1.4 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक डीएनए जो कि 2 मीटर लंबा था उसने अपने आप को पैकेज किया, और पैकेज करते करते अपने आप को इस तक ले आया 1.4 माइक्रोन तक के क्रोमोसोम के रूप में वो अपने आप को अरेंज कर लिया। इसीलिए हमने कहा कि पैकेजिंग क्या है,
हमारी सेल को जरूरत पड़ती है या डीएनए को अपने आप को पैकेज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है, यानी कि हमने देखा कि जो अगर डीएनए पैकेजिंग के हम बेसिक यूनिट की बात करें तो डीएनए पैकेजिंग की जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोसोम। शुरुआती तौर पर अपने आप को कहता है न्यूक्लियोसोम के रूप में अरेंज करता है। अब हम देख पा रहे हैं न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर, यहाँ हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं हमें, ये एक ऑक्टामर हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है। ऑक्टामर किनका है, 8 स्टोन कोर्स, यानी कि 4 स्टोन्स जो है वो मिलकर एक ऑक्टामर का निर्माण करते हैं, ऑक्टामर का निर्माण करेंगे। और 4 के 2-2 यूनिट होंगे, यानी कि डायमर के रूप में वो मौजूद होंगे, इसलिए उनको बोल रहे हैं 8 स्टोन कोर। ये 8 स्टोन कोर आपस में बाइंड होकर एक ऑक्टामर बनाएंगे। और इस ऑक्टामर के चारों तरफ जो बाइंडिंग देख रहे हैं हम, ये किसकी देख रहे हैं हम, डीएनए की। और ये डीएनए जो है इन्हें बाइंड करके रखता है H1 हिस्टोन प्रोटीन्स। और H1 हिस्टोन प्रोटीन्स का जो मेजर रोल है हम वॉटसन के वीडियो के जरिए बहुत अच्छा आसानी से समझेंगे, उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम केवल बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका, ताकि हमें जो वॉटसन का वीडियो है वो अच्छे से समझ में आए और डिटेल से हम इसके बारे में स्टडी कर सकें। तो यहाँ दिखाई दे रही है कि न्यूक्लियोसोम एक ऑक्टामर का निर्माण करेगा, हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर ऑक्टामर बनाएंगे, और उस ऑक्टामर के चारों तरफ जो है मिलकर डीएनए जो है आकर रेप हो जाएगा या फिर उसके चारों तरफ बाइंड हो जाएगा, और उसे H1 जो है उसकी बाइंडिंग में हेल्प करेगा। और इस तरीके से न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर का निर्माण देखने को हमें मिलता है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियोसोम को, तो जो अभी हमने न्यूक्लियोसोम देखा, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर हमें दिखाई गई है, और तीनों न्यूक्लियोसोम आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। यानी कि एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए बाइंड है, और वो डीएनए जो है वो दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ में भी रेप हो रखा है या बाइंड हो रखा है, और उसके बाद में तीसरे न्यूक्लियोसोम के साथ भी बाइंड हो रखा है। और इनको बाइंड करने के लिए जो डीएनए काम आता है उसे कहते हैं हम लिंकर डीएनए। यानी कि ये जो रस्सी जैसी हमें संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बीच वाले 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर है लिंकर डीएनए। तो इस तरीके से यह न्यूक्लियोसोम अपने आप को मिलकर कॉम्प्लेक्स रूप में अरेंज करके, और जैसे बीट्स इन स्ट्रिंग वाली कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, सोलेनॉइड मॉडल या फिर 30 नैनोमीटर फाइबर मॉडल या फिर फोल्डेड फाइबर मॉडल का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे लिखा आ रहा है, हमारे न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स आर द फंडामेंटल रिपीटिंग सेल यूनिट्स ऑफ ऑल यूकैरियोटिक क्रोमेटिन एक्सेप्ट व्हेन पैक्ड इन द स्पर्म। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड 4 पेयर्स ऑफ प्रोटीन। ये सिंपल सी चीजें हैं जो हम अभी बता चुके हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। अब अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम यहाँ देख पा रहे हैं कि कोर पार्टिकल्स हैं, कोर पार्टिकल्स हिस्टोन कोर, उनसे मिलकर क्रोमेटोसोम बनेंगे, और क्रोमेटोसोम मिलकर फिर किसको बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम को बनाएंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोर पार्टिकल क्या चीज होती है। अगर हम डीएनए की न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को देखें, तो अगर हिस्टोन कोर है, केवल जो कोर के चारों तरफ जो डीएनए बाइंड होता है, उस एक ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए बाइंड होता है, उसकी जो टोटल लेंथ निकल के आती है वो आती है 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए, जो कि 1.8 टाइम्स ग्राउंड देता है in a left-handed helix around the outside of the octamer of stone। ठीक है, स्टोन के जो ऑक्टामर है उसके 1.8 टर्न, 1.8 टर्न का मतलब एक राउंड तो पूरा, और उसके बाद में जो दूसरा राउंड है वो दूसरा राउंड कंप्लीट होने से थोड़ा पहले तक ही केवल डीएनए जो है वो राउंड ले पाता है। और इस दौरान 146 बेस पेयर जो है वो डीएनए के उस स्टोन कोर के चारों तरफ जुड़े रहते हैं। उसके बाद हम बात करें क्रोमेटोसोम की, तो क्रोमेटोसोम क्या होते हैं, ये जो डिफरेंस है ये बहुत क्लियरली देखना और इसको अच्छे से समझ भी लेना कि कोर पार्टिकल्स तो क्या होते हैं। कोर पार्टिकल्स केवल वो हिस्सा जिसमें हम अभी देख रहे थे, कोर पार्टिकल सिर्फ वो हिस्सा है जिसमें हमने अभी देखा था। ये जो हिस्सा है ये है कोर पार्टिकल्स, यानी कि इस कोर के चारों तरफ जो एक राउंड तो कंप्लीट डीएनए का और दूसरा राउंड जो है वो कंप्लीट ना होके थोड़ा सा कंप्लीट से पहले, तो इतने जो डीएनए है उस डीएनए के अंदर 46 बेस आते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कोर पार्टिकल। दूसरी कंडीशन है क्रोमेटोसोम। क्रोमेटोसोम किसे कह रहे हैं, द कोर पार्टिकल इंटरेक्ट विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन H1 टू फॉर्म ए पार्टिकल कंटेनिंग H1। तो जो हमने कहा था कि H1 इन दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है,
कौन से दोनों किनारों को? जो हमने अभी बताया कि एक टाइम तो कंप्लीट होता है डीएनए का, यानी एक राउंड तो पूरा हो जाता है और दूसरा राउंड जो है थोड़ा सा कम रह जाता है। तो उन दोनों, वहां हमें दो किनारे दिखाई देंगे, उन दोनों किनारों को आपस में जोड़ने का आएगा हिस्टोन H1। और H1 हिस्टोन तक की जो डीएनए ड्रैपिंग होती है या डीएनए बाइंड होता है, वो उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है लगभग 166 बेस पेयर। इस संरचना को हम बोलते हैं क्रोमेटोसोम। यानी कि कोर पार्टिकल्स के अंदर 146 बेस पेयर होते हैं, क्रोमेटोसोम के अंदर 166 बेस पेयर जो है वो डीएनए का राउंड हो जाता है, यानी कि H1 हिस्टोन प्रोटीन की बाइंडिंग तक। और तीसरी स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बनेंगे? क्रोमेटोसोम से। यानी कि द क्रोमेटोसोम, दो क्रोमेटोसोम जो आपस में लिंक होंगे, जो अभी हमने लास्ट में स्ट्रक्चर देखी है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये क्रोमेटोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमेटोसोम हो गया। ये दोनों जब लिंक्ड डीएनए से जो बाइंडिंग है इनकी, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। यानी कि लिंक्ड डीएनए को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाए क्रोमेटोसोम में तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियोसोम। और उन न्यूक्लियोसोम के अंदर कितनी आएगी? 200 बेस पेयर। यानी कि 166 बेस पेयर तो केवल और केवल क्रोमेटोसोम वाले डीएनए, और उस बाकी जो बचे, कितने बचे 166 के ऊपर 34 बेस पेयर या 34 बेस पेयर। वो 34 बेस पेयर जो है वो लिंक्ड डीएनए पाए जाते हैं। लिंक्ड डीएनए वैसे बुक्स के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा 30 से लेके 52 तक, 30 से लेके 10-10 साल बढ़ाता ना पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, तो क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमने अभी बताया कि क्रोमोसोमल प्रोटीन्स को अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल प्रोटीन्स जो है दो तरीके के होते हैं, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स किसे कहेंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्टोन प्रोटीन्स किसे कहेंगे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स किसे कहेंगे, इसका डिफरेंस भी हमें बताना जरूरी है। अगर हम बात करें कि हिस्टोन प्रोटीन्स की, तो हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें बेसिक अमाइनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स, ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में रहने वाले प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि हमें पता है डीएनए को बाइंडिंग करने के लिए, और डीएनए जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर पाया जाता है, तो उस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैकेज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स की अमाउंट भी हमारे सेल के अंदर ज्यादा होती है। इसलिए दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोम। दे आर वेरी रिच इन बेसिक प्रोटीन्स। यहाँ पे हमने कहा है कि बेसिक अमाइनो एसिड की मात्रा इनमें ज्यादा होती है। इस ऐसे प्रोटीन्स, यानी कि अगर कोई पूछे तुम लोगों से कि हिस्टोन प्रोटीन्स किसे कहते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें की बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादा है। एट नॉर्मल पीएच, एक सामान्य पीएच के ऊपर द सेल द हिस्टोन हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। हिस्टोन पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या कहा? बेसिक अमाइनो एसिड, और बेसिक अमाइनो एसिड की प्रेजेंस होने के कारण इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए की अगर हम बात करें, केवल डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड क्यों होता है? यह भी एक क्वेश्चन उठता है कि केवल हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ ही क्यों बाइंड होता है। तो उसका कारण क्या है कि डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ से होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप होता है 5 प्राइम पे, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप की वजह से क्या होता है? हल्का डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से डीएनए होता है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज युक्त होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज युक्त होते हैं, क्योंकि उनमें बेसिक अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसलिए जो डीएनए है वह हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाता है और न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है। जिस पॉजिटिव चार्ज जो है, इसी पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो आता है, ये किस वजह से आता है? बेसिक अमीनो एसिड की वजह से। और वो बेसिक अमीनो एसिड दो ही होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। अब अगर हम बात करें हिस्टोन्स की, तो हिस्टोन्स कितने प्रकार के होते हैं? हिस्टोन्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4। एक H5 टाइप का भी हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलता है। लेकिन नॉर्मली जो हिस्टोन्स देखने को मिलेंगे वो H1, H2A, H2B, H3 और H4। इनमें से हम आगे जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि H2A, H2B, H3 और H4
H2A की 2 सब यूनिट, H2B की 2 सब यूनिट, H3 की 2 सब यूनिट और H4 की 2 सब यूनिट। यानी कि डायमर फॉर्म में ये H2A, H2B, H3 और H4 मिलकर एक ऑक्टामर का निर्माण करेंगे। यानी कि जो कोर हम देख रहे थे स्टोन का, उस कोर के अंदर केवल ये चार स्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं, उन कोर का हिस्सा H1 नहीं होता है। यह भी काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिस्टोन कोर में पाए जाते हैं कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन दे दिया जाता है H2A, H2B, H3, H4, H1, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, H1, इस तरीके से ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो हमें क्लियर रखना है, हमारे दिमाग में ये डाउट क्लियर रखना है कि H1 स्टोन कोर का हिस्सा नहीं होता है। अगर हमें पूछा जाए न्यूक्लियोसोम में कौन कौन से स्टोन्स पाए जाते हैं तो हम H1 को भी शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर केवल यही क्वेश्चन आता है कि स्टोन कोर में कौन कौन से स्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ H2A, H2B, H3 और H4 के बारे में ही बताना है। अब हम अगर बात करें ईच क्लास ऑफ स्टोन, स्टोन के अंदर क्या क्या पाया जाएगा, एक एन टर्मिनल पाया जाएगा और एक सी टर्मिनल। ये केवल स्टोन में नहीं पाया जाता, ये सभी प्रकार के प्रोटीन्स में एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। जब हम आगे स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, तो हमें पता चलेगा जो प्रोटीन्स होता है उसमें एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल। एन टर्मिनल मीन्स अमीनो टर्मिनल और दूसरी तरफ एसिडिक टर्मिनल, अमाइनो एसिड होते हैं, इसलिए एक जो होगा वो एन टर्मिनल होगा और दूसरा जो सीरा होगा वो सी टर्मिनल होगा या COH टर्मिनल होगा। जो एन टर्मिनल होता है प्रोटीन्स का यानी कि स्टोन प्रोटीन्स का, वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, और जो सी टर्मिनल होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होती है उस कोर की, वो सेंट्रल मॉलिक्यूल का निर्माण करती है। यहां इस टेबल के जरिए काफी अच्छे से देख पा रहे हो और ध्यान से इस चीज को समझना भी है। जैसा मैंने कहा कि हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये क्लास तो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम आज ही देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जरूर इसका जो वाटसन का जो वीडियो है उसके जरिए हम इसे समझेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं और इसको समझने के बाद में मुझे कंफर्म है कि आप जब वाटसन का वीडियो देख के समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी इस टेबल की बात करते हैं। टेबल में लिखा हुआ है अलग अलग हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम लिखे हुए हैं, बेसिक रेसिड्यू उनके अंदर बताया गया है कि कौन से हिस्टोन के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि जिनमें के बेसिक अमाइनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। और बेसिक में हमने बताया कि आर्जिनिन और लाइसिन ये 2 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि कौन से में आर्जिनिन ज्यादा पाया जाता है और कौन से स्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन ज्यादा पाया जाता है, यह इस टेबल में मेंशन है। और किसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यह इस टेबल में मेंशन है। अगर हम बात करें H1 स्टोन की, तो H1 स्टोन जो कि कोर का हिस्सा नहीं होता है, उस H1 स्टोन में लाइसिन रिच होता है, यानी कि इसमें लाइसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 23 किलो डाल्टन किलो डाल्टन का ये प्रोटीन है। H2A की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में सेरिन जो है वो रिच पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसमें कौन सा पाया जाता है, इसमें भी लाइसिन पाया जाता है। और इसी तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है H2B में। यहाँ पे भी स्लाइटली सेरिन रिच होता है और लाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब अगर हम बात करें H1, H2A और H2B, तो तीनों के अंदर ही लाइसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जबकि हम बात करें H3 और H4 की, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें आर्जिनिन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि H3 और H4 में आर्जिनिन ज्यादा होता है और H1, H2A और H2B में लाइसिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। H2A की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो 13,960 डाल्टन। H2B की बात करें हम तो 13,744 डाल्टन। H3 की अगर हम बात करें तो 15,242 डाल्टन। और H4 प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 11,282 डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट इनका होता है। काम क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन्स का, तो जो हमने पहला काम तो अभी में बताया कि जेनेटिक एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। यानी कि जेनेटिक एक्टिविटी मींस अगर हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ डीएनए बाइंड ना हो तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन्स वगैरह अपने काम प्रॉपर्ली करते रहेंगे और उन्हें रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स की अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जिनकी हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। इसलिए केवल रिक्वायरमेंट के ऊपर ही हमारी सेल के अंदर एक बहुत मैकेनिज्म बना होता है जिसकी वजह से केवल जब रिक्वायरमेंट होती है तभी जीन एक्सप्रेस होता है, वरना जीन का एक्सप्रेशन
नहीं होता है कंट्रोल्ड मैनर के, उसको हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी कि रेगुलेटेड मैनर के अंदर हमारे अंदर जीन एक्सप्रेशन होता है, और रेगुलेटेड मैनर में होने के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स का भी होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को अपने से बाइंड रखते हैं और डीएनए को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से डीएनए जो है वो जेनेटिकली एक्सप्रेस नहीं हो पाता जब तक कि उसको हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ में अलग नहीं किया जाए, या हिस्टोन प्रोटीन से उन्हें लीनियर फॉर्म में अरेंज ना किया जाए, तब तक जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर उनका जेनेटिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमने बता ही दिया, डीएनए की पैकेजिंग, क्योंकि हमने बताया था कि डीएनए एक सेल के अंदर 2 मीटर का डीएनए पाया जाता है, और टोटल हमारे अंदर 10 ट्रिलियन के करीबन जो है वो सेल्स पाई जाती है। तो इन सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा डीएनए हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, और इसलिए इस डीएनए को अपने आप को पैकेज करने के लिए जो पैकेज करने में भी हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, जैसा हमने हिस्टोन के बारे में बताया उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स वे प्रोटीन जिनमें की एसिटिक अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। जो जैसे हमने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन्स में कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन्स वो प्रोटीन है जिनमें की बेसिक अमीनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, और नॉन हिस्टोन कौन से होंगे, जिनमें एसिडिक प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है। और जैसे हमने कहा था कि बेसिक की मात्रा ज्यादा होती है तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स जो थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज युक्त होते हैं। इनका काम क्या होता है नॉन हिस्टोन का, नॉन हिस्टोन का जो पहला काम होता है वो स्ट्रक्चरल काम होता है। क्या काम होता है इनका, क्रोमोसोम्स को शेप बनाए रखने में, यानी कि जो सिनेप्टोनिमेटल कॉम्प्लेक्स अगर पता हो तो दो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर के निर्माण के अंदर, यानी कि जो जिस शेप में हम क्रोमोसोम को देखते हैं उस शेप में बनाए रखने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स जो है वो नॉन हिस्टोन टाइप के होते हैं, ना कि हिस्टोन टाइप के। इसलिए क्रोमोसोम्स की शेप को बनाए रखने के लिए अंदर भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का रोल होता है। रेगुलेटरी काम भी होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का, यानी कि ये पॉजिटिवली जीन एक्सप्रेशन को पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं। पॉजिटिवली रेगुलेट का मतलब क्या होगा, जो अभी हमने बताया कि जब डीएनए जो है अगर हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड रहेंगे तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें उनसे खोलना पड़ता है, और उससे खोलने की वजह से यानी कि वो रेगुलेशन करेंगे जीन एक्सप्रेशन का, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन होगा, और जीन एक्सप्रेशन होगा तो जब जरूरत होगी तो सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक्टिविटी। यानी कि इन्हीं की वजह से रेगुलेशन होता है कि कब किस जीन का एक्सप्रेशन होना है या फिर नहीं होना है। उसमें भी जो भी प्रोटीन रोल प्ले करते हैं वो सारे प्रोटीन जो होते हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के रूप कैटेगरी में रखे जाते हैं। और तीसरा इनका काम होता है एंजाइमेटिक। Many enzymatic activity are associated with chromatin. Enzymes of chromosomal metabolism, जो क्रोमोसोम के मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आने वाले एंजाइम, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज या न्यूक्लियेज, ऐसे एंजाइम्स एंड एंजाइम्स ऑफ हिस्टोन मेटाबॉलिज्म जो कि हिस्टोन को डिग्रेड करेंगे, ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसका मतलब ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में ये हमने जाना। यहाँ तक काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी मेरे हिसाब से तुम लोगों के लिए, जो पहले नहीं पढ़ी होगी तुम लोगों ने, कि हिस्टोन प्रोटीन्स, और अभी तक से बेसिक जाना होगा तुम लोगों ने कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे बाइंड हो जाते हैं। लेकिन आज जो हमने जाना है वो अच्छे से जाना है कि हिस्टोन प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लियोसोम बाइंड होता है, क्रोमेटोसोम क्या होते हैं, और न्यूक्लियोसोम कोर क्या होता है, ये हमने अच्छे से जाना।